बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर फ्रॉम डेटाबेस लैंग्वेज। डेटाबेस में हमें पता है कि डीबीएमएस ये जो टर्म है ये बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर होता है। हमने डेटाबेस के साथ जो भी इंटरेक्शन करनी होती है डीबीएमएस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंटरेक्शन। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है सब लैंग्वेज। सब लैंग्वेज को मैं बाद में बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, सब लैंग्वेज टर्म क्यों यूज़ की गई है। सब लैंग्वेज जो हैं ये बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट पार्ट आता है DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड सेकंड पार्ट इज़ DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, तो DDL पहले भी हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं। तो जब भी हमने डेटाबेस में कोई भी चीज़ डिफ़ाइन करनी होती है, कोई भी चीज़ से मुराद ये है कि कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम किस चीज़ के थ्रू हम ये डेफिनेशन बताते हैं, थ्रू DDL। ओके, और DML क्या होता है कि जब भी हमने डाटा के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, DML। ओके, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब DDL को बाय डेफिनेशन देखें अगर, तो अ लैंग्वेज दैट अलोज द DBA और यूज़र टू डिस्क्राइब द नेम, द एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन टुगेदर विद द एसोसिएशन, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स। अब हमने ये बात कही थी कि हमारा जो डेटाबेस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें हमारी एंटिटीज़ होती हैं, है ना। एंटिटीज़ के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिर इनमें कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन द एंटिटीज़। ये आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ आ रही होगी, क्योंकि लास्ट लैब में आप लोगों ने ये चीज़ें फाइंड आउट की हैं, है ना, कि एंटिटीज़ कौन से हैं आपके डेटाबेस में, फिर उनमें रिलेशनशिप्स क्या हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। आप लोगों ने ERD डायग्राम बनाई है ना, वही बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में हो रही होती हैं, DDL में, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। ओके, फिर यहाँ पे एक और बात हो रही है। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स, कि अगर हमारे पास डाटा में कहीं पे भी कहीं इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो रहे हैं तो वो भी हमने कहाँ पे डिफ़ाइन करने होते हैं, DDL में। अच्छा, तो यहाँ पे ये बात भी है कि एक ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि जब आप डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज आप यूनिवर्सिटी का डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब हर डिपार्टमेंट का आपके पास एक रिकॉर्ड होगा। लेट्स सपोज आपके पास IT डिपार्टमेंट है, CS डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट नहीं है। अब आप जो डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और वहाँ पे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी है। इट मीन कि आपका डेटाबेस जो है वो ठीक तरह से मैनेज नहीं हुआ। जब एक डिपार्टमेंट आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उसका रिकॉर्ड कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप डेटाबेस की डेफिनेशंस वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पे देखनी होती हैं आपने। यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखें कि जब भी आपने डाटा डेफिनेशन के साथ काम करना होता है या फिर डाटे को डिफ़ाइन करना होता है तो आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, DDL। ओके, फिर यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है कि डेटाबेस अप्रोच में दो चीज़ें होती हैं, एक डाटा और दूसरी होती है डाटा डेफिनेशन। डाटा डेफिनेशन जो होती है ना, दे आर प्लेस्ड इनटू रिपोजिटरी, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम कैटालॉग। अब यहाँ पे कुछ और भी इसके अल्टरनेटिव टर्म्स यूज़ होती हैं सिस्टम कैटालॉग के लिए, जैसा कि आपके पास डाटा डिक्शनरी होगा, डाटा डायरेक्टरी होगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको डिफरेंट बुक्स में मिलेंगी सिस्टम कैटालॉग के अगेंस्ट, या फिर आप डाटा डिक्शनरी के अगेंस्ट आपको सिस्टम कैटालॉग एंड डाटा डिक्शनरी मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से टर्म्स यूज़ हो रही हैं, तो इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड कि जितनी भी डाटा डेफिनेशंस हैं दे आर प्लेस्ड इनटू सिस्टम कैटालॉग्स, और समटाइम इसे डाटा डिक्शनरी या डाटा डायरेक्टरी भी कहते हैं। ओके, डाटा डिक्शनरी, डेटाबेस अप्रोच में डाटा भी होता है और डाटा डेफिनेशंस भी होती हैं। अब डाटा डेफिनेशंस को कौन एक्सेस करेगा? पुराने DBMS में कुछ इस तरह था कि ये बेशक यूज़र को एक्सेसिबल ना हो, क्योंकि ये बहुत एक क्रिटिकल चीज़ है।
क्योंकि अगर आप स्कीमा में कोई भी चेंज करेंगे तो वो होल डेटाबेस पे इफ़ेक्ट करेगा। सो कीप इन माइंड, जब भी DBMS कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या कोई भी एक्टिविटी डेटाबेस के हवाले से परफॉर्म होगी तो दिस सिस्टम कैटालॉग विल बी कंसल्टेड। ओके, कि फ़र्ज़ करें कि हमने किसी भी इंटिटी की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, लेट्स सपोज हमने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो बेसिकली सिस्टम कैटलॉग के अंदर ये डेफिनेशन होगी कि ये जितनी भी आपके जो भी इंटिटीज़ आप एक्सेस करना चाह रहे हैं ये आपके डेटाबेस में मौजूद हैं भी कि नहीं। फिर यहाँ पे दूसरी बात ये भी है कि कौन सा यूज़र है जो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहा है, वो इंफॉर्मेशन भी आपके सिस्टम कैटालॉग पे मौजूद होगी। थर्ड चीज़ ये भी हो सकती है सिस्टम कैटालॉग में कि ये जो यूज़र है जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है इसे इस चीज़ की एक्सेस भी है कि नहीं। तो इन बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सिस्टम कैटालॉग के साथ एंड यूज़र्स का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। ये जो सिस्टम कैटालॉग है आप ये कह सकते हैं कि ये एंड यूज़र्स के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो फिर वो कौन से यूज़र्स हैं जो सिस्टम कैटालॉग पे वर्क करते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि हमारे जो एंड यूज़र्स हैं वो इतने टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते, तो उन्हें हम इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं देते कि वो हमारी टेक्निकल चीज़ों को भी एक्सेस कर सकें। DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये एक यूज़र हो सकता है जो सिस्टम कैटालॉग के साथ इंटरेक्ट करे। जो डाटा डेफिनेशन में अगर कोई भी चेंज करना चाह रहा है, लेट्स सपोज वो किसी इंटिटी में कोई चेंज करना चाह रहा है या फिर कोई डाटा वो ऐड या डिलीट करना चाह रहा है, तो ये एक अथोराइज्ड पर्सन होगा जो स्कीमा में किसी भी तरह का कोई भी चेंज कर सकता है। माइट बी योर सोफिस्टिकेटेड यूज़र जो इस कैटालॉग को एक्सेस कर सकें। ये चीज़ें हम नेक्स्ट भी जाके बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसमें फ़र्दर क्या चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। देन आपके पास आ रहा है मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा। फिर मेटा डाटा को आप डाटा डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं और डाटा डेफिनेशन भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो आपके पास मेटा डाटा के लिए यूज़ होंगी। वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तीन चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज़ डाटा, व्हाट इज़ मेटा डाटा एंड व्हाट इज़ डाटा डेफिनेशन। तो मेटा डाटा क्या है? मेटा डाटा वो है जो डाटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और डाटा डेफिनेशन एंड ये मेटा डाटा ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे होती हैं? सिस्टम कैटालॉग में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ओके, ये कुछ टर्म्स हैं जो आज हमने नहीं सीखी हैं डेटाबेस के लिहाज से। ये बेसिक टर्म्स हैं और इनका कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये आगे भी यूज़ होंगी। तो जब आपको बेसिक्स चीज़ें कंफर्म नहीं होंगी, उनको आपको क्लियर नहीं होंगी कि ये चीज़ जो है ये किससे लिंक कर रही है और इसका मतलब क्या है और यहाँ पे क्यों यूज़ हो रही है, तो आपको आगे जो फर्दर टॉपिक्स हैं वो भी समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि मेटा डाटा क्या होता है, डाटा डिक्शनरी क्या है, सिस्टम कैटालॉग्स क्या हैं, डाटा क्या है। ठीक है, डाटा सब लैंग्वेज का जो सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है दैट इज़ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL में हम लोगों ने ये बात की कि जितना भी डाटा डेफिनेशन या फिर मेटा डाटा होगा वो उस पर हम जितना भी वर्क करेंगे वो हम थ्रू DDL करेंगे। अब DML में क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों ने डील करनी हैं? इसमें हमारे पास फिर क्या आ रहा है? सेट ऑफ ऑपरेशंस टू सपोर्ट द बेसिक डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन ऑन द डाटा हेल्ड इन द डाटाबेस। तो डाटा के ऊपर हम जितने भी ऑपरेशन करेंगे वो हम थ्रू DML करेंगे, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अच्छा, DML की एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से कोड करता हूँ कि आपने एक टेबल क्रिएट किया अपने डाटाबेस में। अब जो आपने टेबल क्रिएट किया है दैट इज़ डाटा डेफिनेशन और वो किससे लिंक कर रहा है? आपकी DDL से। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया लेकिन वो एम्प्टी टेबल है। अब यहाँ आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। जब इंसर्ट करना है आपने रिकॉर्ड, तो ये चीज़ किससे लिंक कर रही है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से। फिर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के और कौन से ऑपरेशन आ जाते हैं कि आपके पास कोई ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसमें आपने कोई चेंज करना है, उसमें कोई एडिटिंग करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी किससे लिंक कर रही है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से। फिर ये भी हो सकता है कि क्या नाम है, आपने डाटा को डिलीट करना है, तो ये भी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से लिंक कर रहा है। रिट्रीवल जो बहुत ही एक कॉमन ऑपरेशन है आपके पास, तो ये भी ऑपरेशन डाटा मैनिपुलेशन से लैंग्वेज से लिंक कर रहा है। तो ये जो 3-4 ऑपरेशन हो गए हैं, आपने इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है और रिट्रीव करना है, ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से लिंक कर रहे हैं। जबकि आपका क्रिएशन वाला जो
ऑपरेशन है वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज से लिंक कर रहा है। ओके अच्छा, अब अगर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को हम लोग स्प्लिट करें तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल डीएमएल, आप सब ने प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा है और शायद इस सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपने वहाँ पे स्टडी की होगी, वहाँ पे आपने प्रोसीजरल लैंग्वेज की डेफिनेशन को स्टडी किया होगा कि प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी होती हैं जिनमें स्टेप बाय स्टेप आप बताते हैं कि ये जो प्रोसीजर है या ये ऑपरेशंस है ये किस तरह से परफॉर्म होगा, आप उसका हर एक स्टेप जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं। तो अब ये जो प्रोसीजरल डीएमएल है ये क्या करता है, इट अलाउज़ द यूज़र to tell the system what data is needed and exactly how to retrieve the data। कि अगर आपने डाटा को रिट्रीव करना है या डाटा को मैनिपुलेट करना है तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो हाउ टू रिट्रीव द डाटा, कि वो कौन सा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके आपने डाटा को रिट्रीव करना है। ये लैंग्वेज में फिर क्या होता है कि आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें इंडिविजुअली ऑपरेट किया जाता है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। ओके, इंडिविजुअल मीन ग्रुप्स में नहीं होते। फिर दूसरी ये बात है कि ये जो प्रोसीजरल सिस्टम है ये एम्बेड किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में। सो कीप इन माइंड के जो आपके पास प्रोसीजर डीएमएल हैं इनका जो लिंक है ये आपके नेटवर्क एंड हायरार्किकल मॉडल्स के साथ है। प्रोसीजरल डीएमएल में हमने ये भी बताना होता है कि अगर डाटा मैनिपुलेशन करनी है तो हमने किस तरह से करनी है। तो उसके लिए हमने कहा कि हमने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को ऑपरेट करना होता है। तो ये यहाँ पे जितना भी वर्क होगा, वर्कलोड होगा वो कौन से यूज़र पे होगा, प्रोग्रामर पे होगा। ओके, कीप इन माइंड, क्योंकि इसके एंड पे जितना भी वर्क हो रहा है वो टेक्निकल वर्क हो रहा है। हम कह रहे हैं कि इसमें प्रोसीजरल डीएमएल को हम हाई लेवल लैंग्वेज में एम्बेड कर रहे हैं, तो ये कोई एक आम यूज़र जो है वो ये चीज़ नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे पास कोई एक एक्सपर्ट पर्सन होगा जो ये सारा काम करेगा कि आपका जितना भी ऑपरेशन है उसको एम्बेडेड लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में एम्बेड करेगा। तो दैट्स द वर्क ऑफ प्रोग्रामर। नॉन प्रोसीजरल डीएमएल में आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि डाटा को आपने किस तरह से एक्सेस करना है या डाटा को आपने किस तरह से मैनिपुलेट करना है। अच्छा, नॉन प्रोसीजरल डीएमएल में जस्ट हम लोग क्या चीज़ स्टेट करते हैं कि व्हाट द डाटा इज़ नीडेड रैदर देन हाउ इट इज़ टू बी रिट्रीव्ड। ओके, कि हमें वो प्रोसीजर डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता, वन बाय वन रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे फिर इन दोनों में ये डिफरेंस याद रखिएगा कि जब हम नॉन प्रोसीजर डीएमएल को यूज़ करते हैं तो इसमें हम जब डाटा रिट्रीव करते हैं तो वी कैन रिट्रीव सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, जबकि यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, वन बाय वन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज को कौन यूज़ करता है, रिलेशनल डीबीएमएस जो हैं वो इसकी फॉर्म को यूज़ करते हैं और इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज यूज़ होती हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो हम इस अपने कोर्स में सीखेंगे भी। ऐसे ही QBE इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोसीजरल DBML, क्यूरी बाय एग्जांपल। तो प्रोसीजरल डीएमएल के मुकाबले में ये जो हमारे पास नॉन प्रोसीजरल डीएमएल होती है, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, क्योंकि इसमें टेक्निकल वर्क जो है वो बहुत कम टच हो रहा है, तो नॉन टेक्निकल पर्सन भी जो हैं वो इसको इजीली इस पे वर्क कर सकते हैं, इसलिए इसको इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू लर्न है। ओके, नॉन प्रोसीजरल डीएमएल का हमारे पास एक और एडवांटेज भी है, प्रोवाइडिंग द यूजर्स विद कंसिडरेबल डिग्री ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस, कि आपने डाटे को रिट्रीव कैसे करना है ये सारा काम जो है वो आप नहीं करते, आपका डीबीएमएस जो है ये वर्क जो है वो खुद ही हैंडल कर लेता है। तो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज को समटाइम्स हम डिक्लेरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।